Hello and welcome to SPMIS Academy. Today we'll analyze important newspaper articles of 28th April 2025. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. This is the list of the topics that we'll be covering from today's newspaper. The first article is about urban heat island and related deaths. This topic is important from our syllabus GS paper 1 human geography point of view. सबसे पहले समझते हैं द फिनोमिना ऑफ अर्बन हीट आइलैंड। देखिए, बहुत बार होता क्या है कि गर्मी के दिनों में खासकर जो हाईली अर्बनाइज्ड एरियाज होते हैं वहाँ का जो लोकल टेम्परेचर होता है वो आसपास के जो सब अर्बन एरियाज हैं उनके तुलना में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस तक ज़्यादा हो जाता है। उसके पीछे कई सारे फैक्टर्स हैं, वो हम आने वाले स्लाइड्स में देखेंगे। बट ये जो फिनोमिना है इसके अंतर्गत हम देखते हैं कि एक पर्टिकुलर लोकलाइज्ड एरिया का, खासकर वो जो हाईली अर्बनाइज सेंटर्स होते हैं उनका टेम्परेचर आसपास के एरियाज के तुलना में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ जाता है। इसी फिनोमिना कहा जाता है अर्बन हीट आइलैंड फिनोमिना। इस एरिया को आप कह सकते हैं जहाँ पे टेम्परेचर बढ़ा हुआ है एज अर्बन हीट आइलैंड। जैसे आप नॉर्थ इंडिया में देखेंगे कि गर्मी के दिनों में वैसे तो हर जगह ही जनरली टेम्परेचर हाईयर साइड पे रहता है, बट देर आर सर्टेन पॉकेट्स जैसे दिल्ली, सोनीपत, पानीपत, रोहतक, यहाँ का टेम्परेचर जो है आसपास के एरियाज के तुलना में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस तक हाईयर रहता है। सो दीज कैन बी कॉल्ड एज अर्बन हीट आइलैंड। अर्बन हीट आइलैंड होता क्यों है, यह फिनोमेना देखने को क्यों मिलता है, उसको समझने से पहले एक कॉन्सेप्ट हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। वो है कॉन्सेप्ट ऑफ एल्बिडो। Albedo simply means it's a ratio of the reflected light with respect to the incident light on a particular surface. जब भी किसी सरफेस पे लाइट गिरती है, इंसिडेंट होती है, तो उसका कुछ एक हिस्सा एब्जॉर्ब हो जाता है बाय दैट सरफेस, while a part of it is reflected back by that surface. तो जितना भी लाइट रिफ्लेक्ट बैक हुआ है विथ रिस्पेक्ट टू द इंसिडेंट लाइट, इनके रेशियो कहा जाता है उस सरफेस का एल्बिडो। तो जितना लाइट रिफ्लेक्ट होगा with respect to the incident light, it depends upon the nature of the surface. If the surface is of light color तो रिफ्लेक्टेड अमाउंट ज़्यादा होगा, दैट मीन्स दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि एल्बिडो विल बी हाइयर। वहीं अगर जो सरफेस है वो डार्क कलर का है तो रिफ्लेक्टेड अमाउंट वुड बी लेस। इस केस में हम कहेंगे कि द एल्बिडो इज लो। यही कारण है कि गर्मी के दिनों में हम लोग काले कपड़े पहन करके बाहर नहीं जाते धूप में। क्यों? क्योंकि लाइट जो गिरती है उस काले कपड़े के ऊपर, उसमें से ज़्यादातर लाइट एब्जॉर्ब हो जाती है, बहुत कम ही हिस्सा रिफ्लेक्ट बैक होता है। और ज़्यादा लाइट अगर आपके कपड़े एब्जॉर्ब करेंगे तो आपको गर्मी ज़्यादा लगेगी। गर्मी के दिनों में हम लोग नॉर्मली प्रेफर करते हैं लाइट कलर के कपड़े, क्योंकि लाइट कलर का मतलब ही है कि जितना भी लाइट उस कपड़े के ऊपर इंसिडेंट होगा, मोस्ट ऑफ इट विल बी रिफ्लेक्टेड बैक। और इस कारण से वो जो कपड़ा है, वो जो क्लोथ है, वो कम लाइट को एब्जॉर्ब करेगा, इस कारण से हीटेड भी कम होगा। तो गर्मी के दिनों में वो हमारे लिए कंफर्टेबल महसूस कराता है। तो पॉइंट इज कि इफ द कलर इज डार्क, एल्बिडो इज लो। जैसे जैसे हम मूव करते जाते हैं टुवर्ड्स द लाइटर कलर, एल्बिडो इंक्रीजेज एंड एल्बिडो जनरली वेरीज फ्रॉम 0 to 1 या 0% to 100%। अब आ जाते हैं, देखते हैं कि क्यों अर्बन हीट आइलैंड फिनोमेना देखने को मिलता है। उसके पीछे सबसे बड़ा कारण है कंक्रीटाइज्ड एरियाज, जो काले रंग के रोड्स बना दिए गए, कंक्रीट्स बना दिए गए, तो उनका जो एल्बिडो होता है वो लोअर होता है, वो हीट को ज़्यादा एब्जॉर्ब करते हैं। तो लो एल्बिडो ऑफ द सर्फेसेज इन द अर्बन एरियाज बिकॉज दे आर मेड अप ऑफ डार्क रोड्स, एसफाल्ट, पार्किंग लॉट्स, इवन रूफ टॉप्स आर ऑल्सो डार्क। उसके अलावा आप देखो, ये जो टॉल बिल्डिंग्स हैं, इन टॉल बिल्डिंग्स में आजकल ज़्यादातर बिल्डिंग्स के अंदर तो हर एक फ्लैट्स में या हर एक फ्लोर पे बहुत सारे एयर कंडीशनिंग्स भी इस्तेमाल होते हैं। अब एयर कंडीशनर्स करते क्या है कि वो हीट को एग्जॉस्ट करते हैं बाहर साइड में, और वो हीट ट्रैप होकर के रह जाता है इस दो बिल्डिंग्स के बीच में। उसके अलावा जब सनलाइट के कारण जब हीटिंग होती है, तो उस हीट के कारण जब अर्थ सरफेस हीटेड होता है तो वहाँ से जो रेडिएशंस आते हैं, दैट रेडिएशंस ऑल्सो गेट ट्रैप्ड बिटवीन टू टॉल बिल्डिंग्स, and that leads to generally higher temperature in this particular pocket with respect to surrounding areas.
इसके अलावा लैक ऑफ ट्रीज अर्बन एरियाज में पेड़ हम काटते जा रहे हैं, पेड़ पौधे काटने के कारण हो क्या रहा है कि शेड कम हो रहा है, शेड कम होने के कारण ग्राउंड हीटिंग ज्यादा हो रही है, प्लस लेसर इवेपो ट्रांसपिरेशन बाय द ट्रीज। जब ट्रीज ही नहीं रहेंगे तो इवेपो ट्रांसपिरेशन होगा कैसे? इवेपो ट्रांसपिरेशन का मतलब क्या होता है? क्या होता है इवेपो ट्रांसपिरेशन फिनोमेना, वो समझते हैं। ट्रीज या प्लांट्स सॉइल से रूट्स की मदद से वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं। दिस वाटर राइजेस and it moves to the level of the leaves of these plants या trees। लीव्स पे जब वाटर पहुंचता है तो उसमें से कुछ एक वाटर जो है वो बिकॉज ऑफ सनलाइट रिलेटेड हीटिंग वो इवेपोरेट होने लगता है, इवेपोरेट होकर के एटमॉस्फेयर में जाता है। इसी फिनोमेना कहा जाता है इवेपो ट्रांसपिरेशन। इवेपो ट्रांसपिरेशन के दौरान होता क्या है कि जब भी इवेपोरेशन होगा तो इस ट्रांसफॉर्मेशन के लिए फ्रॉम लिक्विड टू वाटर वेपर हमें चाहिए होगा लेटेंट हीट। दैट लेटेंट हीट इज टेकन अप फ्रॉम द सरफेस ऑफ द लीव्स, एंड ये जो सरफेस ऑफ द लीव्स है, एवरी टाइम व्हेन वाटर ड्रॉपलेट इज कन्वर्टेड इनटू वाटर वेपर इट लूजेस latent heat and that is why this leaves cools down in this process of evapotranspiration। जब जब वाटर यहाँ आएगा और यहाँ से लिक्विड से वो वेपर में कन्वर्ट होगा तो latent heat will be taken from the surface of this leaf and that will cool down this leaf। और जब लीव्स रहते हैं, पेड़ पौधे खूब सारे रहते हैं किसी भी पर्टिकुलर एरिया में, तो लीव्स में लगातार इवेपोट्रांसपिरेशन प्रोसेस होता रहता है जिस कारण से वो ठंडा होता रहता है और आसपास के एनवायरनमेंट को भी वो ठंडा रखता है। बट अगर हम पेड़ पौधे काटते रहेंगे अर्बन एरियाज में तो इवेपोर ट्रांसपिरेशन कम होगा, शेड भी कम होगा, एंड दैट इज वाई ज़्यादा हीटिंग देखने को मिलेगी। प्लस हम लोग इम्परमिएबल सरफेसेस बनाते जा रहे हैं इन अर्बन एरियाज, ज़्यादातर कंक्रीटाइज कर रहे हैं। उसके अलावा हम लोग ड्रेनेज सिस्टम बना देते हैं जिस कारण से जो भी रेनफॉल हुआ वो ड्रेनेज सिस्टम के थ्रू होते हुए जाकर के लोकल वाटर बॉडीज में मिल जाता है। तो परमिएबल सरफेसेस कम हैं आपके टाइम में इन अर्बन एरिया जहाँ पे रेनफॉल गिरे और वॉट सॉइल में एब्जॉर्ब हो। जब रेनफॉल गिर करके सॉइल में एब्जॉर्ब होती है इन परमिएबल एरियाज तो फिर होता क्या है कि फिर वहाँ पे भी इवापोरेशन होना शुरू होता है। विथ टाइम इवापोरेशन होगा तो अगेन वाटर वेपर विल कन्वर्ट इनटू I'm so sorry, the water droplets, liquid will convert into water vapor and in that process the surface will lose now latent heat। तो जो प्रोसेस यहाँ हो रहा था लीव्स के सरफेस पे वही प्रोसेस अर्थ सरफेस पे भी हो सकता है अगर वहाँ पे परमिएबल सरफेसेज हैं तो, यानी कि वहाँ पे वाटर सॉइल में एब्जॉर्ब करने के लिए छोड़ा जाए तो वहाँ पे भी ट्रांसपिरेशन आप कह सकते हैं इवापोरेशन होगा। इवापोरेशन होगा तो वाटर वेपर बनेगा। इन दैट प्रोसेस latent heat will be taken from the earth surface and earth surface will cool down। but when we are not allowing permeable surfaces, हम लोग ज़्यादातर कंक्रीटाइज कर दे रहे हैं तो ज़्यादातर पानी तो फिर ड्रेन्स के थ्रू मूव कर जाता है लोकल वाटर बॉडीज में, तो फिर वो जो इवापोरेशन का प्रोसेस है फ्रॉम द ग्राउंड सरफेस वो होता नहीं है, दैट लीड्स टू एक्सेसिव हीटिंग इन अर्बन एरियाज। तो अब यहाँ पे आप सोचिए पेड़ पौधे हैं तो वहाँ पे पेड़ पौधों के लीव सरफेस से इवापोट्रांसपिरेशन, ग्राउंड सरफेस से इवापोरेशन हो रहा है तो लगातार यहाँ पे कूलिंग का फिनोमेना देखने को मिल रहा है। बट इस एरिया में तो ये कूलिंग का फिनोमेना है नहीं, उल्टा एग्जॉस्ट के थ्रू हम लोग एडिशनल हीट एग्जॉस्ट किए जा रहे हैं बिटवीन टू टॉल बिल्डिंग्स एंड दैट लीड टू द प्रॉब्लम ऑफ अर्बन हीट आइलैंड। अर्बन हीट आइलैंड से निपटने के सॉल्यूशन सिंपल हैं। इफ यू नो द प्रॉब्लम देन यू कैन ऑल्सो गेस द सॉल्यूशन। वेजिटेशन को इंक्रीज किया जाए इवन इन अर्बन एरियाज। रूफ को हम लोग ऐसे पेंट करें, रूफ्स को हम लोग ऐसे पेंट करें कि वो लाइटर कलर के हों ताकि उनका एल्बिडो ज़्यादा से ज़्यादा रहे, दे शुड एब्जॉर्ब लेसर हीट। ग्रीन रूफ्स, छतों पे भी हम पेड़ पौधे लगा सकते हैं। बेहतर अर्बन प्लानिंग ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ग्रीन बेल्ट्स या पार्क्स भी डेवलप किए जाएं इन अर्बन एरियाज। और जो बिल्डिंग्स बनाई जाएं उनको इस तरीके से बनाई जाए कि प्रॉपर वेंटिलेशन हो ताकि एयर कंडीशनिंग की ज़रूरत कम से कम पड़े। दीज कुड बी सम steps that could be taken in order to address the problem of urban heat island। अब थोड़ा करंट आर्टिकल के बारे में समझते हैं। ये जो आर्टिकल है ये थोड़ा यूनिक है। अर्बन हीट आइलैंड से रिलेटेड आपने कई सारे नेगेटिव्स तो देखे ही, प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड विद अर्बन हीट आइलैंड, बट ये आर्टिकल कह रहा है कि देयर आर सम पॉजिटिव्स आल्सो ऑफ अर्बन हीट आइलैंड। दिस आर्टिकल इज बेस्ड ऑन ए रिसेंट फाइंडिंग बाय नैनजिंग यूनिवर्सिटी। 3000 शहरों का डेटा लिया गया है और ये आर्टिकल कहता है ऑन द बेसिस ऑफ दिस रिसेंट स्टडी कि अर्बन हीट आइलैंड
डेवलप होने के कारण जो डेथ्स होती हैं वो तो होती हैं, बट कई सारे जानें बचती भी हैं इन सर्टेन एरियाज बिकॉज ऑफ अर्बन हीट आइलैंड, क्योंकि वहां पे बहुत सारे ऐसे लोग की भी डेथ होती है हु आर नॉट एबल टू गेट हीट ड्यूरिंग द कूलर टाइम्स, कोल्ड टाइम्स में। मैं फिर से इसको कह रहा हूं, समझिए ध्यान से इस बात को, कि कई सारे लोगों की जाने तो लोअर टेम्परेचर के कारण भी जाती हैं, जिनको हम लोग कह सकते हैं कोल्ड रिलेटेड डेथ्स, स्पेशली इन हायर लैटिट्यूड एरियाज लाइक शहर जैसे मॉस्को की बात कर ली जाए तो कोल्ड रिलेटेड डेथ्स ऑल्सो डू हैपन, एट द सेम टाइम हीट रिलेटेड डेथ्स डू हैपन। अब अर्बन हीट आइलैंड फिनोमिना के कारण जो हीट रिलेटेड डेथ्स हुए उनके तुलना में 4 टाइम्स या 4.4 टाइम्स कोल्ड रिलेटेड डेथ्स कम हुए हैं। तो मान लीजिए कि अर्बन हीट आइलैंड बनने के कारण अगर एक इंसान की डेथ होती है तो लगभग 4 या 4.5 इंसान की जान बच भी रही है ओवरऑल बिकॉज ऑफ अर्बन हीट आइलैंड। दैट इज द फाइंडिंग बाय दिस स्टडी found that there has been reduction in cold related deaths due to urban heat island. It was 4.4 times greater than increased urban heat related deaths. डेटा जो है थोड़ा पुराना है क्योंकि स्टडी करने में टाइम लगा होगा, 2018 का डेटा है। तो इफ वन डेथ हैपेंस बिकॉज ऑफ अर्बन हीट रिलेटेड डेथ और अर्बन हीट रिलेटेड फैक्टर, 4.4 lives are saved also because of deaths that were earlier happening because of or cold. And these reduction in deaths have been mainly witnessed in higher latitude cities like Moscow and all. भारत में भी तो सर्दियों के दिनों में कई सारे लोगों की जान जाती है, तो कहीं ना कहीं अर्बन हीट आइलैंड का फिनोमेना जो है वो कुछ जाने बचाने में भी हेल्प कर रहा है इन कोल्डर या कूलर एरियाज। चलिए इस पे कभी आप प्रीलिम्स में आपसे इस पे प्रश्न बना करके पूछा जा सकता है कि अर्बन हीट आइलैंड का क्या पॉजिटिव इंपैक्ट हो सकता है एंड ऑल। बट अभी जो हमने एल्बिडो का डिस्कशन किया उसके बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। अर्बन हीट आइलैंड के ऊपर यूपीएससी ने साल 2013 में ये मेंस में प्रश्न पूछा था, और जो भी डिस्कशन हमने किया उसके बेसिस पे आप आराम से इस आंसर को फ्रेम कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट इंडियाज एक्सटेंडेड कॉन्टिनेंटल सेल्फ क्लेम इन अरेबियन सी। दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशंस पॉइंट ऑफ व्यू। करंट डेवलपमेंट को समझने से पहले हमें एक बार जरा देखना होगा इस इंटरनेशनल लॉ के बारे में जिसका नाम है यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशंस ऑन लॉज ऑफ सी, शॉर्ट में हम लोग कहते हैं यूएनसीएलओएस। इसको लाया गया था इन द ईयर 1982। यूएनसीएलओएस के हिसाब से इसका मेन मकसद है कि कोई भी देश है, मान लीजिए कि भारत देश है और भारत देश की ये टेरिटरी है जो यहाँ आकर के खत्म हो रही है, उसके बाद से अब कोस्टल एरिया शुरू हो रहे हैं। तो कोस्टल एरियाज में कितने डिस्टेंस तक इस देश का ज्यूरिडिक्शन रहेगा और किस किस तरीके से ज्यूरिडिक्शन रहेगा वो सब तय किया गया है एज पर दिस लॉ जिसका नाम है यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉज ऑफ सी। तो कोस्टल एरिया जहां पे खत्म हो रहा है, यहाँ पे जहां पे भी बाउंड्री है कोस्टल एरिया की, वहां से लेकर के 12 नॉटिकल माइल्स तक के एरिया को कहा जाएगा टेरिटोरियल सी। टेरिटोरियल सी में पूरा पूरा ज्यूरिडिक्शन, पूरा पूरा कंट्रोल जो है वो इस देश का रहेगा। दिस एरिया विल बी ट्रीटेड एज गुड एज टेरिटरी ऑफ दिस कंट्री। यहाँ पे वाटर कॉलम हो, चाहे ग्राउंड सरफेस हो, चाहे इवन एयर स्पेस हो, उस पर पूरी तरीके से इस देश का कंट्रोल रहेगा। फिर 12 से लेकर के 24 नॉटिकल माइल्स तक, यानी कि नेक्स्ट 12 नॉटिकल माइल्स तक ओशनिक एरियाज में डिस्टेंस जो है नॉटिकल माइल्स में ही हम लोग मेजर करते हैं। 12 से लेकर के 24 नॉटिकल माइल्स तक, यानी कि नेक्स्ट 12 नॉटिकल माइल्स तक को कहा जाएगा कंटीगुअस जोन। यहाँ पे कुछ कुछ राइट्स रहेंगे, जैसे कोई भी शिप अगर दूसरे देशों का आता है कंटीगुअस जोन में घुसने से पहले इट विल हैव टू टेक यू मे से इट विल हैव टू इन्फॉर्म दिस पर्टिकुलर कंट्री। दूसरे देश का शिप है, इसके कंटीगुअस जोन में घुस रहा है, तो उसको पहले जिस देश का ये कंटीगुअस जोन है उसको इन्फॉर्म करना होगा। यानी कि जिस देश की ये टेरिटरी है, इस देश के कोस्ट गार्ड्स जो हैं दे कैन प्रोवाइड सर्वेलेंस एंड पेट्रोलिंग टिल कंटीगुअस जोन। उसके अलावा कोस्टल एरिया से लेकर के 200 नॉटिकल माइल्स तक का जो एरिया होता है उसको कहा जाता है EEZ, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में कोई भी देश यहाँ के इकोनॉमिक रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट कर सकता है, चाहे ग्राउंड से पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स हो
या फिर ओशन से मरीन रिसोर्सेज जैसे कि फिशेज एंड ऑल हो। तो लैंड से लेकर के 12 नॉटिकल माइल्स तक टेरिटोरियल, इट इज एज गुड एज टेरिटरी ऑफ दिस कंट्री ओनली। 24 नॉटिकल माइल्स तक को कॉन्टिगुअस जोन, यहाँ पे सिक्योरिटी पर्पस के लिए मार्केशन इंपॉर्टेंट है। और 200 नॉटिकल माइल्स तक का ये पूरा पूरा एरिया जो है इकोनॉमिक पर्पस से ये डिमार्केशन इंपॉर्टेंट है। और 200 नॉटिकल माइल्स तक ग्राउंड से पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स या बाकी सारे रिसोर्सेज जैसे कि नेचुरल गैस या क्रूड ऑयल एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है, और वाटर से मरीन रिसोर्सेज पकड़े जा सकते हैं। ये तो बात हो गई अबाउट 3 डिफरेंट सेगमेंटेशन अंडर यूएनसीएलओएस। अब ये जो यूएनसीएलओएस है उसका आर्टिकल 76 क्या कहता है कि अगर कोई देश ये प्रूव कर पाता है कि उसकी जो लैंड मास है, ये है लैंड मास उस देश की, उसका नेचुरल एक्सटेंशन जो है वो सिर्फ 200 नॉटिकल माइल्स तक नहीं, यानी कि ईजेड तक नहीं, उससे कहीं आगे तक भी जाता है। सो इफ ए कोस्टल स्टेट is able to prove, is able to give scientific proof that its natural land mass extends much beyond 200 nautical miles, that is EZ, तो उस केस में वो देश जो है वो एक्स्ट्रा कॉन्टिनेंटल सेल्फ क्लेम कर सकता है फॉर इकोनॉमिक रिसोर्स एक्सप्लॉयटेशन पर्पसेस। सो एज पर आर्टिकल 76 of UNCLOS, a coastal state can claim an extended continental shelf beyond 200 nautical miles। तो जहां तक 200 नॉटिकल माइल्स तक EEZ होता है, उसके बियॉन्ड भी आप एक्सटेंडेड कॉन्टिनेंटल सेल्फ क्लेम कर सकते हैं इफ यू कैन साइंटिफिकली डेमोन्स्ट्रेट दैट द सी बेड एंड उसके ऊपर का जो सब सॉइल है दैट आर नेचुरल एक्सटेंशन ऑफ द लैंड मास। अब जिस भी देश को अपना 200 नॉटिकल माइल से बियॉन्ड क्लेम करना है, यहां तक तो हो गया EEZ, उसके आगे आपको एक्सटेंडेड EEZ अगर क्लेम करना है, एक्सटेंडेड EEZ के लिए दूसरा नाम क्या है, एक्सटेंडेड कॉन्टिनेंटल सेल्फ। तो एक्सटेंडेड EEZ क्लेम करना है या एक्सटेंडेड कॉन्टिनेंटल सेल्फ आपको क्लेम करना है बियॉन्ड 200 नॉटिकल माइल्स, तो उस देश को एक एप्लीकेशन सबमिट करना होगा एट यूनाइटेड नेशंस कमीशंस ऑन द लिमिट्स ऑफ कॉन्टिनेंटल सेल्फ। This application must be supported with scientific proofs कि आपके लैंड मास का ही एक्सटेंशन है ये कॉन्टिनेंटल सेल्फ। तो ये जो बॉडी है CLCS, यूनाइटेड नेशन कमीशन ऑन लिमिट्स ऑफ कॉन्टिनेंटल सेल्फ, दिस हैज बीन क्रिएटेड अंडर UNCLOS ओनली। ध्यान रहे ये जो एक्सटेंडेड कॉन्टिनेंटल सेल्फ, मान लीजिए यहां तक 200 नॉटिकल माइल्स तक आपका EEZ है, EEZ में आप लैंड मास का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, यहां से भी इकोनॉमिक रिसोर्सेज निकाल सकते हैं और आप वाटर कॉलम से भी इकोनॉमिक रिसोर्सेज निकाल सकते हैं। उसके बाहर का एरिया जनरली कहा जाता है हाई सी, विच इज इंटरनेशनल वाटर। बट अगर आपका EEZ के आगे ECS, एक्सटेंडेड कॉन्टिनेंटल सेल्फ, या फिर एक्सटेंडेड EEZ अप्रूव कर देती है ये बॉडी CLCS, तो उस केस में आप ग्राउंड से रिसोर्सेज एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स या एनर्जी रिसोर्सेज, बट वाटर कॉलम पे फिर भी कोई राइट्स नहीं रहेगा। तो दैट मीन्स इफ द कंट्री इज एबल टू get some claims beyond EEZ after submitting application to this body, yet in that case the country will get rights over the ground resources but not on the resources in column, water column. So in the extended continental shelf या extended EEZ, the coastal state has sovereign rights only over the seabed and subsoil but will not have rights over the water column। अब करंट यूज पे आते हैं। देखिए भारत का अगर आप EEZ देखें तो कई सारे एरियाज में तो 200 नॉटिकल माइल्स तक है, कई सारे एरियाज में इंडिया हैज एक्सटेंडेड EEZ, जिसको हम लोग एक्सटेंडेड कॉन्टिनेंटल सेल्फ भी कह सकते हैं। यहाँ पे देखिए वी हैव एक्सटेंडेड EEZ, और ये जरूर हुआ होगा बाय सबमिटिंग एन एप्लीकेशन टू दिस बॉडी CLCS विथ रीजनेबल प्रूफ कि दिस एरिया इज नेचुरल एक्सटेंशन ऑफ इंडियन लैंड मास। अभी भारत ने साल 2009 में वापस से कुछ एप्लीकेशन सबमिट किए थे CLCS में, जहां पे इंडिया हैज मेड सम एडिशनल क्लेम इन अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल एज वेल एज इंडियन ओशन में कुछ एडिशनल क्लेम्स भी किए हैं भारत ने साल 2009 में ही। बट ये जो अरेबियन सी के अंदर हमारा क्लेम है उसको पाकिस्तान ने ऑब्स्ट्रक्ट किया कि ये क्लेम जो है वो जेन्युइन नहीं है।
पाकिस्तान ने ऑब्स्ट्रक्शन किया है मेनली ऑन द बेसिस ऑफ सर क्रीक डिस्प्यूट, विच इज अ डिस्प्यूट, आप कह सकते हैं मैरीटाइम या टेरिटोरियल डिस्प्यूट बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, लॉन्ग स्टैंडिंग डिस्प्यूट बिटवीन द टू कंट्रीज। सर क्रीक डिस्प्यूट क्या है ये आपको जरूर इंटरनेशनल रिलेशंस की क्लास में पढ़ाया गया होगा। आई होप आपको याद आ रहा होगा ये डिस्प्यूट बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। अगर नहीं याद आ रहा तो प्लीज लेट मी नो, कल के न्यूज़पेपर एनालिसिस में मैं सर क्रीक डिस्प्यूट एक टॉपिक अलग से करा दूंगा। बट सर क्रीक डिस्प्यूट को लेकर के ही, उसको बेसिस बना करके पाकिस्तान ने भारत का एक क्लेम जो है 2009 में ऑफ हैविंग एक्सटेंडेड कॉन्टिनेंटल सेल्फ, उसको डिस्प्यूट किया हुआ है। 2009 में भारत ने क्लेम सबमिट किया तो 2021 में पाकिस्तान ने ऑब्जेक्ट किया ऑन द बेसिस ऑफ सर क्रीक रीजन। अब करंट न्यूज ये है कि भारत ने अपना जो क्लेम है एट द CLCS उसमें थोड़ा चेंज कर दिया। इंडिया हैज रिवाइज्ड इट्स क्लेम, और जो रिवाइज क्लेम है उसमें भारत ने लगभग 10,000 स्क्वायर किलोमीटर एडिशनल क्लेम कर दिया है एज कंपेयर टू व्हाट इट हैड क्लेम्ड अर्लियर। बट क्लेम को इस तरीके से रिवाइज किया गया है कि अब पाकिस्तान से हमारा जो मैरीटाइम बाउंड्री डिस्प्यूट है वो हम अवॉइड कर पाए। सो द न्यू क्लेम के हिसाब से वी आर क्लेमिंग मोर एरिया फॉर एक्सटेंडेड कॉन्टिनेंटल सेल्फ, येट we have modified it in such a manner that we would be able to avoid a maritime boundary dispute with Pakistan. इस टॉपिक डिस्कशन के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है, प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट सर्वम एआई। दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर 3 साइंस एंड टेक्नोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू। सर्वम एआई के समझने के लिए पहले हम लोग इंडिया एआई मिशन रिवाइज कर लेते हैं। लास्ट महीने भी हमने, मुझे लगता है मार्च महीने में भी हमने इंडिया एआई मिशन के बारे में देखा था। इंडिया एआई मिशन को पिछले साल मार्च 2024 में भारत सरकार ने अप्रूवल दिया था। इसमें लगभग 10,372 करोड़ रुपीस खर्च किए जाएंगे नेक्स्ट 5 ईयर्स। एंड इंडिया एआई मिशन का मेन लक्ष्य है कि जैसे अलग अलग देशों के अपने फाउंडेशनल एआई सिस्टम है, यूएस के अंदर ओपन एआई एंड गूगल जेमिनी वगैरह ये सब डेवलप हो रहा है, चाइना लेकर के आया डीप सीक, भारत का भी अपना एक फाउंडेशनल एआई सिस्टम होना चाहिए। यही मेन लक्ष्य है इंडिया एआई मिशन का। और इंडिया एआई मिशन के 7 मेन कंपोनेंट्स हैं। फर्स्ट ऑफ कोर्स इंडिया का एआई बेस्ड कंप्यूटिंग कैपेसिटी को स्ट्रेंथन किया जाए। इंडिया शुड हैव इट्स ओन एआई इनोवेशन सेंटर। इंडिया शुड हैव एप्लीकेशन डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स। तो वी शुड हैव एप्स बेस्ड इन एआई इंटीग्रेटेड विथ एआईज विच शुड बी अवेलेबल एज रिसोर्स फॉर सेंट्रल मिनिस्ट्री स्टेट डिपार्टमेंट्स, ताकि हमारी भारत सरकार जो है और इफेक्टिव तरीके से काम कर पाए। भारत के जो यंगस्टर्स हैं उनको एआई बेस्ड स्किल्स में ट्रेनिंग दी जाए। इंडिया एआई फ्यूचर स्किल कंपोनेंट का यही मकसद है। भारत की जो एआई डेवलप हो वो सेफ एंड ट्रस्टेड हो, वो फेक न्यूज़ या फिर सोसाइटी के लिए जो डेंजरस ट्रेंड्स हैं उनको सपोर्ट ना करे। इंडिया शुड हैव इट्स ओन डेटा सेट प्लेटफॉर्म टू सपोर्ट एआई, बिकॉज एआई को सपोर्ट करने के लिए यू नीड कंटिन्यूअस ट्रेनिंग, और ट्रेनिंग के लिए यू नीड डेटा। सो इंडिया शुड हैव इट्स ओन डेटा प्लेटफॉर्म एंड इंडिया एआई स्टार्टअप सपोर्ट। तो इंडिया बेस्ड स्टार्टअप जो होंगे इन द फील्ड ऑफ एआई, दे ऑल्सो शुड बी गिवन सपोर्ट अंडर इंडिया एआई मिशन। अब इंडिया एआई मिशन के अंतर्गत कई सारे इनिशिएटिव्स लिए जा चुके हैं। जैसे ये जो डेटा सेट है, इंडिया एआई डेटा सेट प्लेटफॉर्म, उसके लिए भारत सरकार ने लॉन्च किया है एआई कोर्स विच विल हैव 350 डेटा सेट्स टू सपोर्ट एआई डेवलपमेंट इन इंडिया। भारत अपना खुद का इंडिया एआई सेफ्टी इंस्टीट्यूट डेवलप कर रहा है, दैट इज अंडर वे। प्लस नाउ रिसेंट टाइम में इस कंपोनेंट को सपोर्ट करने के लिए, इंडिया एआई स्टार्टअप सपोर्ट के लिए, नाउ द फर्स्ट AI company from India that has been selected under India AI mission, उसका नाम है Sarvam AI. It is a Bangalore-based AI company which is working in the field of large language model. इस Sarvam AI इसका नाम याद रखिएगा प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से, हैज बीन सेलेक्टेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर इंडिया AI मिशन। और Sarvam AI को भारत सरकार सपोर्ट करेगी विथ ऑल द कंप्यूटिंग रिसोर्सेज टू डेवलप इंडियाज इंडिजिनस फाउंडेशनल मॉडल। आने वाले टाइम में और भी एआई बेस्ड स्टार्टअप्स को सपोर्ट मिलेगा, बट द फर्स्ट स्टार्टअप टू गेट सपोर्ट अंडर इंडिया एआई मिशन इज सर्वम एआई। तो इसका नाम प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट हो जाता है। इस डिस्कशन के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है, प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट बेज बुक एंड वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट। बोथ रिपोर्ट्स आर इंपॉर्टेंट फ्रॉम प्रीलिम्स एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। बहुत बार प्रीलिम्स में सीधा सीधा किसी रिपोर्ट के बारे में पूछ लेते हैं कि कौन इसको पब्लिश करता है।
करंट न्यूज देखते हैं, दो इंडिपेंडेंट डिफरेंट रिपोर्ट्स हैं, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट एंड बेज बुक रिपोर्ट, बोथ हैव बिन पब्लिश्ड रिसेंटली एंड बोथ हैव हाईलाइटेड सेम आइडिया कि जो हाल फिलहाल में ट्रेड रिलेटेड टेंशन शुरू हुए हैं दुनिया के मेजर इकोनॉमीज के बीच में, मेनली यूएस और चाइना के बीच में, इट इज गोइंग टू क्रिएट एन एनवायरमेंट ऑफ इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी वर्ल्ड वाइड एंड दिस इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी विल लीड टू ग्लोबल डाउनटर्न, ग्लोबल इकोनॉमी को काफी नेगेटिव इंपैक्ट भी पहुंचेगा। तो इंडियन एक्सप्रेस ने एक कॉलम ही शुरू किया है, ट्रम्प टैरिफ्स डेली डिकोड, कि डोनाल्ड ट्रम्प के टैरिफ नीतियों का क्या क्या इंपैक्ट पड़ेगा पूरे दुनिया के ऊपर, दुनिया की इकोनॉमी के ऊपर। उसी डिस्कशन के अंतर्गत ये आर्टिकल आया इंडियन एक्सप्रेस में। इसमें प्रिंस पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट ये है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट इज पब्लिश्ड बाय आईएमएफ एंड बेज बुक रिपोर्ट इज पब्लिश्ड बाय यूएस फेडरल रिजर्व। यूएस फेडरल रिजर्व इज सेंट्रल बैंक ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जैसे हमारे यहाँ पे आरबीआई है, अमेरिका के लिए है यूएस फेडरल रिजर्व, एंड इट पब्लिश्ड बेज बुक रिपोर्ट। पेज बुक रिपोर्ट के ऊपर ये प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है, प्लीज अटेंड दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। तो शिमला एग्रीमेंट से रिलेटेड कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है? फर्स्ट स्टेटमेंट इज फॉल्स बिकॉज इट वाज आफ्टर 1971 नॉट 1965। क्रीमियन पेनिनसुला से रिलेटेड, ये मेडिटेरियन सी में नहीं है, ब्लैक सी में है क्रीमिया, दैट इज वाई फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग, अदर टू आर करेक्ट। लिक्विडिटी कवरेज रेशियो एंड रन ऑफ फैक्टर से रिलेटेड दोनों स्टेटमेंट सही हैं। पर्सोना नॉन ग्राटा अगेन ए सिंपल क्वेश्चन, करेक्ट आंसर वुड बी बी। दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड फॉर टुडे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।